हेलो फ्रेंड्स, अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश गौर। आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न अनुप्रयोग। लिखने में और उच्चारण करने में र के जो प्रयोग हैं वो आप इस रूप में देखते होंगे। एक, र का जब ऐसा रूप होता है तो ये होता है र का सामान्य रूप, और जब र किसी व्यंजन के शीर्ष पर या व्यंजन की खड़ी पाई के ऊपर इस चिन्ह में दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं र का रेफ रूप। और जब र को किसी व्यंजन की खड़ी पाई के पद के नीचे आपकी बाईं तरफ ऐसे इस तरह से लिखा जाता है तो उसे कहते हैं र का पदेन रूप। ओके। और जब कोई गोल घुंडी वाले व्यंजन होते हैं या गोलाकार व्यंजन होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, जब भी ये व्यंजन आएंगे और इनके साथ र का उच्चारण किया जाएगा तो लिखने में फिर इनके साथ र को उल्टी वी की तरह लिखा जाएगा ऐसे। तो इसे भी र का पदेन रूप कहते हैं। यह भी र का पदेन रूप होता है। ओके। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे जो या कि किन किन शब्दों में इस र के ये विभिन्न प्रयोग देखने को मिलते हैं। र का सामान्य रूप आप देखते हैं, रमेश, राजा, रजनेश इत्यादि। और र का रेफ रूप आप कब देखते हैं? ये क्रम, शर्म, धर्म, कर्म, गर्मी, सर्दी। ये र का रेफ रूप होता है। और जब र का पदेन रूप लिखा जाएगा तो फिर क्रम, भ्रम, प्रण, प्रशांत और उम्र इत्यादि। और र का जब पदेन रूप होता है तो आपको ये दिखेगा ट्रक, ड्रम, ड्रामा। ओके। तो ये सभी र के जो है विभिन्न अनुप्रयोग हैं, लेकिन इनका जो है शुद्ध रूप से उच्चारण और इनको शुद्ध रूप से लिखना आज हम ये सीखते हैं कि इनको कैसे शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाएगा और किस तरह से जो है इन्हें शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। र का जो सामान्य रूप है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रमेश, राजा, रजनेश यानी किसी के नाम के आगे जब ये जो है र जब पूरी तरह से स्वर के साथ यानी स्वर वाला र उच्चारण किया जाएगा तो वो र का सामान्य रूप होता है। दूसरा होता है र का रेफ रूप। र का रेफ रूप जो है ये इसको कहते हैं जब र स्वर रहित होता है। ओके। यानी जब र का उच्चारण किसी व्यंजन के साथ किया जाता होगा लेकिन र स्वर रहित होता है तो फिर हम र को जो है इस रेफ चिन्ह में लिखते हैं, रेफ रूप में लिखते हैं। ओके। तो जो हमने ये उदाहरण लिखे, शर्म, धर्म, कर्म, वर्षा, गर्मी, सर्दी, इन शब्दों में जो है ये र स्वर रहित उच्चारण किया जा रहा है। तो र का रेफ रूप कब लिखा जाता है? जब
स्वर रहित र होता है, तो इसका रैफ रूप जो है उसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा जिस व्यंजन से ठीक पहले इस र का उच्चारण किया जा रहा होगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा, श ये पूरा श है और र स्वर रहित है और म पूरा है। क्योंकि म से पहले उच्चारण किया जा रहा है, तो अगर हम शर्म लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये म के ऊपर ही र लगेगा। ठीक है। इसी तरह से धर्म में ध ये भी पूरा है लेकिन र स्वर रहित है तो हलंत लगाएंगे, और म पूरा है तो म हो गया धर्म। और कर्म में क पूरा है, र स्वर रहित है और म भी पूरा है। वर्षा में व पूरा है और शा से पहले वर्षा, र शा से पहले उच्चारण किया जा रहा है और रा क्या है, स्वर रहित है, तो इसको ऐसे लिखेंगे और ऐसे हो गया। ओके। और मी ये ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे समझा जाएगा इसे। और सर्दी को स र और दी। ओके। अगर हम जो है या कोई भी स र दी ऐसे लिखता है तो मानक हिंदी में ये तरीका लिखने का मान्य नहीं है। ओके, ये तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं। यहां मानक रूप यही है, सब जो हमने ये पहले लिखे हुए हैं इनके मानक रूप यही हैं। ये हम इनके सही उच्चारण समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर इसको जो है लिखने का प्रयोग नहीं, मान्य नहीं है। ओके, तो जब र स्वर रहित होता है तो उसको रैफ रूप में लिखते हैं। र का एक रूप ये हो गया। दूसरा रूप है जो हमने यहां लिखा हुआ है अगला, ये तो सामान्य रूप हमने पढ़ा। अगला है र का पदेन रूप, इन शब्दों में होता है। तो र को पदेन रूप में कब लिखा जाएगा, जब र स्वर रहित, रहित का मतलब होता है स्वर नहीं, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है या उच्चारण किया जाता है, तब हम जो है र को पदेन रूप में लिखते हैं। ओके, तब ये र का पदेन रूप होता है। तो देखते हैं इसके भी उदाहरण। क्रम, भ्रम, प्रण, प्रशांत और उम्र। चलिए इनका उच्चारण देखिएगा। ये क्या है, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर पहला जो र का रैफ रूप है, यहां र ही स्वर रहित है, लेकिन जब र पदेन रूप में होता है तो र स्वर रहित नहीं है, र है पूरा, लेकिन जिसके साथ उसका उच्चारण किया जा रहा है वो व्यंजन है स्वर रहित, तब उसको जो है पदेन रूप में उस व्यंजन की खड़ी पाई के आधार में लिखते हैं या नीचे लिखते हैं या पद में लिखते हैं, इसलिए इसको पदेन रूप कहते हैं। ओके, तो क्रम में क क्या है, स्वर रहित है, और र इसमें पूरा है और म भी पूरा है। और भ्रम में भ स्वर रहित है, र पूरा है और म भी पूरा है। और प्रण में प स्वर रहित है और र पूरा है और ण भी पूरा है। प्रशांत में प स्वर रहित और र पूरा होगा, और बाकी तो शा, आधा न और त ऐसे। और उम्र में उ, और किसके बाद किया जा रहा है, उम्र, म पूरा है और म स्वर रहित है और र पूरा है। तो जिस व्यंजन के बाद जिस व्यंजन के बाद र का उच्चारण किया जाता है और वो व्यंजन स्वर रहित है, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के रूप में
खड़ी पाई के रूप में, ये देखिए खड़ी पाई के रूप में, खड़ी पाई के रूप में पदेन र का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये दूसरा रूप हो गया है र का। पदेन रूप में एक और भी रूप है, इसी पदेन रूप में र का एक और भी पदेन रूप है। जब गोलाकार व्यंजन हो, गोलाकार व्यंजनों के साथ र का जब उच्चारण किया जाता है तो उसे फिर ये खड़ी पाई के या ये पदेन रूप में ऐसे नहीं लिखा जाएगा जैसे हमने क्रम भ्रम में लिखा। गोलाकार का हमारा मतलब कौन से है, आप ये देखिएगा, ट और ये ड और ये, ठीक है। तो हमने ऊपर भी लिखे हुए ड्रामा, ट्रक, ड्रम इत्यादि। तो ये आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये र के जो है विभिन्न अनुप्रयोग हो गए हैं। ओके, ये र के विभिन्न अनुप्रयोग से या र का ये जो रैफ रूप है और र का ये जो है पदेन रूप है, इसको सीखने से आप शब्दों का सही उच्चारण और शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना सीख जाएंगे। जैसे आपके सामने मैं दो सवाल पूछता हूं या दो शब्द पूछता हूं, आप साथ में जो है अपने को चेक करने के लिए लिखिएगा आशीर्वाद और एक दूसरा शब्द लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं यहां लिखता हूं दोनों, कि आपने जो है कौन सा लिखा होगा। दो जो जिसकी संभावना होती है, जिसमें लोग त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं लिखने में, मैं वो दोनों ही लिखता हूं। ओके, पहला शब्द हमने कहा था आशीर्वाद। ओके, दूसरा कहा था अंतरराष्ट्रीय। ओके, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग इसको ये भी लिखते हैं। और अंतरराष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय। ओके, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। उच्चारण तो सही कर लेते हैं लेकिन लिखते बिल्कुल गलत हैं। ठीक, तो आप बताइए इनमें से जो है, अगर आपने ये सही सीखा है, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, इन दोनों में से जो है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूके ट्रिपल एससी में बहुत बार आशीर्वाद का शुद्ध रूप पूछा गया है, तो ये काफी गलती करते हैं लोग जो है। ओके, तो आप देखिए, सॉरी ये तो दोनों एक ही हो गए हैं, एक ऐसे बदल देते हैं। आप देखिएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए, रैफ रूप जो है र का, उसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा जिस व्यंजन से ठीक पहले उसका उच्चारण किया जाता होगा। तो आप ये आशीर्वाद में देखिएगा, आशीर्वाद वो से पहले किया जा रहा है तो वो के ऊपर लगेगा, ना कि शौ के ऊपर। और जब ये शौ के ऊपर होता है तो इसको आशीर्वाद थोड़ी पढ़ेंगे, इसको तो आशीर्वाद पढ़ेंगे। तो इसलिए ये आशीर्वाद का ये अशुद्ध रूप है और आशीर्वाद का ये शुद्ध रूप है। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय भी, अंतरराष्ट्रीय में भी अंतरराष्ट्रीय, रा से पहले र, आधा र, तो अंतरराष्ट्रीय हो गया। और कुछ लोग इसको जो है अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि र इतना क्षणिक समय में उच्चारण होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो सही हमने लिखा हुआ है, उच्चारण जैसा कर रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। ओके, तो ये अंतरराष्ट्रीय भी ये सही है और ये गलत है। ओके, तो उम्मीद करता हूं र के विभिन्न अनुप्रयोगों को आप ये सीख गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्णमाला में हम जो है, वर्णमाला में हमने जो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन पढ़े थे उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि इन श, स और श इनके क्या नाम हैं या इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। मैं तीनों स लिख देता हूं, ये श हो गए हैं। देखिए, इनका नाम जो है जिस स्वर तंत्र से इनका उच्चारण होता है उसी के अनुसार इनका नाम रखा गया है। ये इसका उच्चारण होता है दंती से, तो ये दंत्य स है, ये है दंत्य स, दंती स। और इस श का उच्चारण होता है मूर्धा से, तो ये है मूर्धन्य स। और इसका उच्चारण होता है तालु से, ये है तालव्य स। ओके,
जबकि कुछ लोग इसको सीखते हैं या सिखाते हैं कि छोटा सा स ह अक्षर त्र ज्ञ ऐसे करके। तो ये छोटे और बड़े नहीं है, ये तालव्य श है, मूर्धन्य और दंती श। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो यहां ये गलती नहीं करनी है। जिस तरह से कई लोग समझते हैं कि जो ये हम स्वर और व्यंजनों में स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, लोगों को लगता है कि ये इसके जो हैं ये बड़े रूप हैं, ये छोटे और बड़े रूप हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये ना तो छोटी ई है और ना ही बड़ी ई है, ना ही छोटा ऊ है ना ही बड़ा ऊ है। ये इनका उच्चारण स्थान या इनका जो उच्चारण जो समय है, मात्रा काल है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये छोटे बड़े नहीं हैं दूसरे के। वो जो मात्रा काल कम और मात्रा काल ज़्यादा है, इस आधार पर इनको छोटे और बड़े नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मानक नहीं है। ओके, तो ये अ आ, ई उ इसी तरह से इनको पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको ये समझ में आई होगी। और यूके ट्रिपल एसई में जो पुराने जो पेपर हैं, आप उन पेपरों में देखिएगा, आप उन एग्जाम्स में देखिएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उन एग्जाम्स में जो है इससे संबंधित खूब सारे या बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।